आईपीएस एफओ में पिछले 5 से 6 सालों में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या ट्रेंड रहा है और क्या मेन एरिया है जहाँ पे हमें थोड़ा फोकस ज़्यादा करना है, तो ये जानेंगे तो थोड़ा सा हमें फ़ायदा हो सकता है हमारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। तो जैसे आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एग्रोनॉमी के रिगार्डिंग। और हाँ, एक चीज़ और, आईपीएस एफओ में जब हम पहले के बहुत ज़्यादा हम पुराने के जब क्वेश्चन पेपर वगैरह देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या था, एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस का डोमिनेंस ज़्यादा था। 20 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको कई बार एग्रोनॉमी और सॉइल के ही मिला के देखने को मिल जाते थे। ठीक है, हालांकि अब जो वेटेज है वो थोड़ा सा क्या हुआ है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी देना स्टार्ट कर दिया गया है। तो जैसे हम एग्रोनॉमी की बात करें, 2018 में 5 से लेकर 6 क्वेश्चन के आसपास आए थे। 2019 में आपके सिर्फ 4 क्वेश्चन आए थे, पर 2020-21 में आपके 10-10 क्वेश्चन आए थे। और इस साल की बात करें तो इस साल भी आपको लगभग 8 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिले थे एग्रोनॉमी से। तो एग्रोनॉमी अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अभी भी आपका एग्रोनॉमी है। और एवरेज की बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको हर साल एग्रोनॉमी में देखने को मिल सकते हैं। अब आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं उसकी बात करते हैं। जैसे 2023 की बात करें, अब 2023 में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखो क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पे आपका ये पूछा हुआ है कि अरोमा राइस में किसकी वजह से होता है। अब देखो एक ही क्वेश्चन लिखे हैं, उसके सारे ऑप्शन लिखे हैं अगर, तो फिर आपको ही पता है कितना ज़्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या जानना है कि कहाँ से क्वेश्चन आए थे, वो सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर हो रहे हो, टाइम भी हमारा थोड़ा सा कम लगे। तो हम हर साल के क्वेश्चन जो है इस तरीके से शॉर्ट में देखेंगे। तो आपको जो आंसर पता है आप जल्दी जल्दी मुझे आंसर करते भी चलो। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ बोल रहा हूँ, ये एकदम लाइव नहीं है, मैं अभी आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ये आपका वीडियो जो है कुछ टाइम बाद अपलोड होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अरोमा जो राइस में आता है वो किसकी वजह से आता है, उस केमिकल का नाम क्या है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। आप कमेंट बिल्कुल कर सकते हो, आप आपस में डिस्कस भी कर सकते हो। दूसरा कहते हैं भाई मिरेकल राइस वैरायटी क्या है। मिरेकल मतलब चमत्कार, मिरेकल राइस वैरायटी क्यों, क्योंकि भाई एशिया में चल रही थी भूखमरी, तो इस वैरायटी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। फिर कह रहा है कि ग्राउंड नट में कैटरपिलर, रेड हेरी कैटरपिलर का डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, और इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कौन सी क्रॉप लगाते हैं। ठीक है, ट्रैप क्रॉप कौन सी लगाते हैं कि रेड हेरी कैटरपिलर ट्रैप क्रॉप की तरफ जाए, हमारे ग्राउंड नट को डैमेज ना करे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आई होप कि कर रहे होगे आप। ये होता है आपका 2-एसिटाइल 1 पायरोलिन। 2-एसिटाइल 1 पायरोलिन की वजह से आपको राइस में अरोमा देखने को मिलता है, ये केमिकल प्रेजेंट होता है। मिरेकल राइस वैरायटी की बात करें तो ये है IR8, इट इज़ IR8 जो आपका IRRI, क्या बोला, IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस ने डेवलप करी थी। ठीक है, इंडिया की मिरेकल राइस कौन सी है ये भी बताओ, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एफओ के अंदर। ट्रेप क्रॉप की बात करें तो ट्रेप क्रॉप कौन सी होती है भाई, काउपी। ट्रेप क्रॉप की अगर हम बात करें तो ये होगी काउपी, है ना। लास्ट में सारे आंसर एक साथ भी आ जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेप क्रॉप की बात करें तो भाई जो रेड हेरी कैटरपिलर है इसको हम काउपी की तरफ खींचते हैं ताकि ग्राउंड नट को क्या करे, अफेक्ट ना करे। ठीक, लिंट इंडेक्स इज वेट ऑफ लिंट फ्रॉम डैश सीड, कह रहा है कि भाई जो कॉटन की बात कर रहा है। ठीक है, तो कह रहे कॉटन में जो लिंट होता है, कॉटन में जो लिंट इंडेक्स होता है, तो वो कितनी सीड से निकाला हुए लिंट का वेट होता है। तो इसका आंसर करो पहले मुझे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है आपसे, हाँ ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कई बार क्या होता है जो बेसल नोड्स होते हैं, जैसे आपको राइस वगैरह में देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि जो बेसल नीचे की तरफ जो नोड होते हैं जो उनसे ब्रांचेस निकलती है, इसको हम क्या बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक लीफ एरिया की यूनिट क्या होती है। और चौथा क्वेश्चन आपसे क्या है कि रेशियो बताओ भाई, जो रेशियो यील्ड है किसकी, फोटोकेमिकल प्रोडक्ट की, डिवाइडेड बाय कि क्वांटा कितने रिक्वायर्ड पड़े। क्वांटा मतलब लाइट ही होता है कि कितनी लाइट आपकी यहाँ पे यूज हो रही है आपका क्या करने में, आपका फोटोकेमिकल प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, तो अगर हम लिंट इंडेक्स की बात करें तो 100 कॉटन की सीड से अगर आप लिंट निकालोगे और उसका वजन करोगे तो उसी को हम लिंट इंडेक्स कहते हैं। ब्रांचेस की बात करेंगे तो आई होप ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसको हम टिलर बोलते हैं। जो बेसल नोड से क्या होती है, ब्रांचेस निकलती है, दैट इज नॉन एज टिलर, जैसे कि राइस के केस में ऑब्वियसली हमें देखने को मिलता है। यूनिट पूछा है आपका स्पेसिफिक लीफ एरिया। देखो स्पेसिफिक एरिया की जब भी यूनिट पूछता है ना तो ये होती है आपका क्या, मीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है, तो ये याद रखना, आपका स्पेसिफिक एरिया की यूनिट कितनी होती है, मीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये तो आपका चलो लीफ के रिगार्डिंग पूछा है, आपको कई जगह और भी स्पेसिफिक एरिया देखने को मिलेगा, तो वहाँ भी यूनिट मीटर स्क्वायर पर ग्राम ही देखने को मिलेगी। और आपका फोटोकेमिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए कितनी क्वांटा या लाइट की जरूरत पड़ी, इसी को हम बोलते हैं क्वांटम यील्ड। क्या बोलते हैं इसको, क्वांटम यील्ड। आंसर की चिंता मत करना, लास्ट में आपके सारे आंसर एक साथ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एक्सेस सॉइल वाटर यूजिंग बायो एनर्जी ऑफ द डीप रूटेड प्लांट। कहना चाह रहा है कि भाई डीप रूटेड प्लांट, प्लांट की जो
रूट है वो बहुत ज़्यादा डीप है, और वो क्या कर रही है, जो एक्सेस वाटर, ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है उसको रिमूव कर रही है, ठीक है, उसका क्या कर रही है, रिमूव कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं। और लास्ट में कह रहा है कि भाई एले क्रॉपिंग के लिए जो ट्री स्पीसीज है उसका एक आइडियल कैरेक्टर बता दो, ठीक है। तो इसके अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए थे। तो एक्सेस वाटर को निकालना, इसको हम कहते हैं बायो ड्रेनेज, ठीक है। प्लांट की हेल्प से जो हम एक्सेस वाटर निकाल रहे हैं, दिस इज नॉन एज बायो ड्रेनेज। और एले क्रॉपिंग की हम बात करें तो अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन, एले क्रॉपिंग क्या हुआ कि हम ट्रीज साथ में एग्रीकल्चर क्रॉप दोनों को एक साथ लगा रहे हैं, तो डैट इज एले क्रॉपिंग। तो एले क्रॉपिंग अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप है तो हमें फिर फायदा है, क्योंकि हमारी क्रॉप को थोड़ा बहुत नाइट्रोजन भी ऑलरेडी क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ 2023 के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। अब अंडरलाइन वाले पार्ट पे थोड़ा ध्यान देना है। देखो राइट से यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके आंसर्स भी जो हैं वो लिखे हुए हैं। चलो फिर आओ एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 2022 का पहला क्वेश्चन है कि भाई बेबी कॉर्न को हार्वेस्ट कब किया जाता है, कौन सी स्टेज में बेबी कॉर्न को हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन देख लो। अब एक क्वेश्चन देखोगे कहोगे बड़ा आसान सा क्वेश्चन लग रहा है ना। बेबी कॉर्न को हार्वेस्ट कब करते हैं, बेबी कॉर्न को हार्वेस्ट करते हैं हम लोग, चलो अभी आप लोग बताओ पहले फिर मैं बताता हूँ। सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को फार्म मशीनरी में भी डाल सकते हो, क्योंकि भाई टिलेज के रिगार्डिंग है, तो आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फार्म पावर में भी हम बात कर सकते हैं। भाई सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन जो क्लॉड्स को ब्रेक करता है, सॉइल को पल्वराइज करता है, वो कौन सा होगा, ठीक है। तो अगर हम बेबी कॉर्न हार्वेस्टिंग स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है आपका आफ्टर सिल्किंग, ठीक है। सिल्किंग के बाद, सिल्किंग मतलब जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है उसके जस्ट कुछ दिन बाद हम बेबी कॉर्न को हार्वेस्ट कर लेते हैं। सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन इन्होंने दिया था हैरो, तो हैरो यहाँ पे जो था सही आंसर दिया गया था। एक क्वेश्चन था स्टैट्यूटरी बॉडी नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भाई यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए थे, एफ वाले तो 5 ऑप्शन देते हैं। 4 ऑप्शन थे जो इसके अंदर आते थे और आपका एक ऑप्शन था जो इसके अंदर नहीं आता था। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर आता है टी बोर्ड, इसके अंदर आता है कॉफ़ी बोर्ड, इसके अंदर आता है टोबैको बोर्ड, इसके अंदर आता है रबर बोर्ड, और इसी के अंदर आएगा स्पाइसेस बोर्ड। तो ये आपके हो गए कितने, 5 बोर्ड हो गए जो आपका किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। इन्होंने एक और ऑप्शन दिया था कार्डेमम बोर्ड, इलायची वाला बोर्ड, कार्डेमम, ठीक है। चाय इसके अंदर जरूर है बट चाय में डालने वाली इलायची इसके अंदर नहीं आती। सिर्फ ये 5 कमोडिटी बोर्ड हैं जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। तो कार्डिमम बोर्ड यहाँ पे आंसर आपका चला जाएगा, क्योंकि पूछा था जो नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मेज की सोइंग करनी है रेनी सीजन में, ठीक है, या फिर विंटर में, तो फिर क्या करते हैं। अब देखो भाई मेज जो होती है वो उसको एरेशन चाहिए, उसको क्या चाहिए, एरेशन प्रॉपर चाहिए। वाटर लॉक कंडीशन में बिल्कुल भी मेज ग्रो नहीं कर पाता। तो प्रॉपर एरिएशन के हम लोग क्या करते हैं, इसको रिजेस एंड फरो में लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि रिजेस एंड फरो में हम लोग मेज को लगाते हैं ताकि इसको थोड़ा प्रॉपर एरिएशन भी मिले, वाटर लॉगिंग वाली कंडीशन अवॉइड करी जा सके। और फिर एक क्वेश्चन पूछा है कि Q इक्वल टू सी आई, एक इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन किस चीज़ की है भाई, रन ऑफ की है। Q मतलब पीक रन ऑफ, रन ऑफ मतलब क्या हो रहा है, पानी निकलता जा रहा है, तो मतलब जब सबसे ज़्यादा पानी निकल रहा है ये उसकी बात कर रहा है आपका। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई और ए के। आई क्या होता है, इंटेंसिटी, रेनफॉल की इंटेंसिटी, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ए क्या होता है, ए इज एरिया, एरिया मतलब ड्रेनेज एरिया, कि कितना आपका ड्रेनेज एरिया जहाँ से पानी आपका लॉस होके जा सकता है, ठीक है। और अगर आप इसको क्या करोगे, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है आई एंड ए, एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं सी, और सी ही आपका स्टैंड करता है किस चीज़ के लिए, बताओ, रन ऑफ कोफिशिएंट। सी को हम बोलते हैं क्या, रन ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आंसर आपको ये मिल जाएंगे, आफ्टर सिल्किंग, हेरोविंग, कार्डिमम बोर्ड, रिजेस एंड फरो एंड रन ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी 2022 के क्वेश्चन की। बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हुए चलते हैं, तो आंसर भी करो साथ में आप लोग। ऑयल कंटेंट इन ग्राउंड नट, अब देखो यहाँ पे ना इन्होंने थोड़ा सा वो किया हुआ है, मतलब कई सारी क्रॉप से पूछे, ग्राउंड नट भी है आपका, पोटैटो भी है, आपको शुगर कैन भी दिखेगा, आपको राइस भी दिखेगा, वीट भी दिखेगा, सब दिखेगा क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी सारे पूछे हैं। तो ग्राउंड नट में ऑयल कंटेंट कितना होता है भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर करो, ग्राउंड नट में ऑयल कंटेंट कितना है, ये तो बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है। पोटैटो का क्यूरिंग टेम्परेचर क्या है भाई, अब क्यूरिंग क्या हुआ, क्यूरिंग क्या हुआ कि पोटैटो में देखो कई बार क्या होता है कि उसको हम हार्वेस्ट वगैरह करते हैं कई बार, तो उसमें इंजरी हो जाती है, और इंजरी होगी तो ख़राब होगा, तो उसके लिए उसको क्योर किया जाता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे उसको क्या करते हैं हम, क्योर करते हैं। क्योर मतलब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे ये एक लेयर बनाता है, ये एक जो पोटैटो होता है एक वैक्सी लेयर बनाता है, जहाँ पे भी इंजरी वगैरह है वहाँ पे भी ये वैक्सी लेयर बन जाती है,
ठीक है। तो इससे क्या होता है, थोड़ी इंजरी वगैरह क्या होती है अवॉइड कर सकते हैं हम पोटैटो में। तो जो क्यूरिंग टेम्परेचर ऑयल परसेंट की बात करें तो आपका 40% के आसपास है, ठीक है। ऑप्शन में 42 से 45 के आसपास आपको दिया हुआ था। पोटैटो का क्यूरिंग टेम्परेचर की बात करें तो ये आपका 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जो आइडियल है। 20 डिग्री सेल्सियस में एक दिन के लिए पोटैटो को रखा जाता है तो उसकी क्यूरिंग होती है, ठीक है। गोल्डन राइस इज रिच इन, देखो राइस के रिगार्डिंग क्वेश्चन ज़्यादा पूछे है ना, हालांकि क्वेश्चन कुछ टफ नहीं पूछे, ऐसा नहीं पूछा कि पता नहीं क्या पूछा, क्वेश्चन आसान पूछे। तो गोल्डन रिच की अगर हम बात करें तो ये तो सबको पता है, विटामिन ए में गोल्डन राइस आपका रिच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंग इज अडॉप्शन ऑफ जीरो टिल सिस्टम, कहना चाह रहे हैं कि भाई ऐसी क्या चीज़ थी जिसे हमें जीरो टिल सिस्टम को अपनाने में थोड़ा सा आसानी हुई, ठीक है। क्योंकि भाई जीरो टिलेज आप कर रहे हो, आप प्रॉपर टिलेज तो कर नहीं रहे हो यहाँ पे, ठीक। टिलेज नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, वीड्स, ठीक है। वीड्स की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि बहुत ज़्यादा जो होती है वीड्स हमारे फील्ड में आ जाएगा, ठीक है। उसी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हर्बिसाइड या वीडीसाइड का यूज़ कर सकते हैं। तो हर्बिसाइड ये है आपका जिसने पॉसिबल किया आपका जीरो टिलेज सिस्टम को, क्योंकि जीरो टिलेज सिस्टम में हम ऑब्वियसली हर्बिसाइड का यूज कर सकते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। अगला क्वेश्चन है सर्फ सरफेस ड्रेनेज क्या होता है ना, इसकी मीनिंग पूछी हुई थी कि भाई सर्फ सरफेस ड्रेनेज होता क्या, एक लाइन लिखा हुआ था और इसका मतलब डेफिनेशन से आपका पूछा हुआ था। TSS फॉर शुगर कैन राइपनिंग, टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स कितने होते हैं आपका, ठीक है। TSS कितना होते हैं शुगर कैन राइपनिंग के लिए, तो बताओ जल्दी से। तो TSS हो गया आपका, नॉरिन 10 पूछा है भाई, डार्फिंग जिन किसका, जया का क्रॉस पूछा है। देखो यहाँ पे आपका राइस भी हो गया, आपका जया भी हो गया, ठीक है। ये भी आपके राइस के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो गए। तो आपका TSS होता है शुगर केन के केस में कितना, आपका 20 के आसपास, ठीक है। 18 से लेके 20 के आसपास आपका TSS होता है शुगर केन राइपनिंग के लिए, कि शुगर केन अब मैच्योर हो चुका है। नॉरिन 10 की बात करें तो ये वीट का डॉर्फिंग जीन है, या फिर आप कह सकते हो डॉर्फिंग जीन का ये आपकी एक वेराइटी थी वीट की जहाँ से ये जीन लिया गया। जया की हम बात करें तो जया है मिरेकल राइस इन इंडिया, ठीक है। वर्ल्ड के मिरेकल राइस का क्वेश्चन भी पूछा था IR8, और इंडिया के मिरेकल राइस का क्वेश्चन भी पूछा है क्या, जया। तो जया का क्रॉस पूछा था, टाइचिंग नेटिव 1 इंटू टाइप 141, ये क्या है, जया का क्रॉस है। अगर आप इसका रिवर्स कर दोगे, मतलब आप टाइप 141 पहले लिखोगे और TN1 बाद में लिखोगे, तो उसको हम कहते हैं पद्मा, डेड क्रॉस इज नॉन एज पद्मा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपसे एग्रोनॉमी में 2021 में पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आंसर्स भी जो हैं वो लिखे हुए हैं। आ जाओ भाई फिर नेक्स्ट में 2020 के ऊपर जल्दी से आ जाओ, अरे बहुत क्वेश्चन है अभी तो, जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा हमें। बता भाई मस्टर्ड की फैमिली कौन सी होती है, बड़ा आसान से क्वेश्चन है, मस्टर्ड की फैमिली क्या है। 2,4-D का यूज किस तरीके से करते हैं, और राइजस सेटाइवा, देखो राइस बहुत जगह है बट क्वेश्चन क्या है, सिंपल और आसान है। तो राइजस सेटाइवा किसका नेम है, अब ये क्वेश्चन तो कोई गलत कर ही नहीं सकता है ना, कोई क्वेश्चन ये गलत कर रहा है तो बस फॉर्म उसने ऐसी फिल किया है। तो भाई मस्टर्ड की फैमिली कौन सी, क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी इज द फैमिली ऑफ मस्टर्ड। 2,4-D का हम लोग एज अ हर्बिसाइड यूज कर लेते हैं, ठीक है। और राइजस सेटाइवा तो सबको पता है भाई साहब, राइस का नाम होता है राइजस सेटाइवा। और इसके अलावा क्या पूछा गया यहाँ पे आपसे, शुगर केन रेटून, चलो इसमें तो आंसर लिख दिया। पूछा था कि भाई शुगर केन में जो रेटून क्रॉप आती है, रेटून क्या हो गया कि जो आपका शुगर केन क्या होता है हार्वेस्ट के बाद वापस से स्प्राउट करता है, उसी को हम रेटून क्रॉप बोलते हैं। तो उसमें नाइट्रोजन थोड़ा सा ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट होती है, नाइट्रोजन थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। रेटिंग कौन सी क्रॉप में करते हैं, स्मूदर क्रॉप्स क्या होता है, देखो भाई बड़े आसान आसान क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे है कि रेटिंग कौन सी क्रॉप में करी जाती है, स्मूदर क्रॉप्स क्या होता है, और अगर हम ऑफ टाइप प्लांट को हटा दें तो वहाँ पे आपका उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। देखो अगर हम बात करें रेटिंग की, तो रेटिंग आपको देखने को मिलेगा किस में, ऑब्वियसली जूट में देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि भाई जूट में क्या होता है, जूट को हार्वेस्ट करने के बाद कुछ टाइम के लिए पानी वाटर में डाल देते हैं, ठीक है। वाटर में क्या होता है, ये एक माइक्रोबियल प्रोसेस है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें पड़े हुए पैक्टिन और सेलुलोज को क्या करेंगे, सेलुलोज और पैक्टिन को तोड़ेंगे, ठीक है। अब सेलुलोज और पैक्टिन टूटने की वजह से क्या होता है, जो जूट में फाइबर है उसको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि ये सेलुलोज पैक्टिन ही फाइबर को थोड़ा टाइट बाइंड करके रखते हैं, माइक्रोब इसको थोड़ा सा रिमूव करेंगे तो इसको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, रेटिंग। स्मूदर क्रॉप्स कौन सी क्रॉप होती हैं, जो वीट्स को सप्रेस करती हैं, जो वीट्स को क्या करती है, कम करती है, उनको हम कहते हैं क्या, स्मूदर क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ टाइप प्लांट, व्हाट इज ऑफ टाइप प्लांट, क्या होता है भाई ऑफ टाइप प्लांट, जल्दी से बताओ। ऑफ टाइप प्लांट आप ये मान सकते हो कि मान लो कि वीट की हमने कोई एक वैरायटी लगा के रखी है, ठीक है, और इसी सेम फील्ड में आपका जो वीट है उसकी कोई दूसरी वैरायटी भी अगर दूसरी वैरायटी के भी कुछ आपके क्या हो गई, कुछ प्लांट आ गए, हो सकता है सीड थोड़ा सा मिक्स हो गया, तो अगर जो दूसरी वैरायटी की वीट के यहाँ पे सेम वीट की दूसरी वैरायटी के जो प्लांट आ गए उसी को हम बोलेंगे क्या, ऑफ टाइप प्लांट। तो इनको हमें रिमूव करना है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, दिस प्रोसेस इज नॉन एज
रॉगिंग। इस प्रोसेस को हम लोग रॉगिंग कहते हैं। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पेंडीमेथिलीन को हम लोग, अच्छा चलो ये तो लिख ही दिया है ना। पेंडीमेथिलीन क्या है आपका, एक वीडिसाइड है जिसको हम वीट के अगेंस्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉपिंग द सीड्स इन फरो लाइन्स इन अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम एंड कवरिंग देम विद सॉइल। कह रहे कि भाई फरो यहाँ पे बनाया हुआ है इस तरीके से, फरो लाइन या गड्ढा से इस तरीके से बनाया हुआ है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सीड डाल रहे हैं और इसको ऊपर मिट्टी से कवर कर दे रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, और पूछा है महाराष्ट्र और कर्नाटका में शुगर केन की प्लांटिंग कब करी जाती है। ठीक है, तो आपका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, ड्रिलिंग, और इसका आंसर है आपका सितंबर से अक्टूबर के रिगार्डिंग हम लोग शुगर केन की प्लांटिंग करेंगे कहाँ, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में। ठीक है, तो ये आपके आपके क्या हो गए, 2020 के क्वेश्चन हो गए। 2019 की ओर देख लें। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं 2019 में, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन है यहाँ पे आपके। बताओ, थोड़े बहुत ही, बहुत कम है। आसान से क्वेश्चन है। इकोनॉमी से देख लो आप, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपसे पूछ नहीं रहा है, आसान ही पूछ रहा है। फॉलोइंग प्रैक्टिस रिड्यूसेस सॉइल इरोजन। कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो सॉइल इरोजन कम कर देगी, इवोपो ट्रांसपीरेशन कम कर देगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मतलब जो रेन ड्रॉप है, जो रेनफॉल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम करेगी। काइनेटिक एनर्जी कम मतलब क्या हुआ कि वो आपका सॉइल इरोजन को कम करेगी, क्योंकि भाई विंड अगर तेज़ आके सॉइल में गिरेगा तो इरोजन करेगा, तो उसकी एनर्जी थोड़ा सा कम कर देगी, तो क्या होगा आपका इरोजन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिस को हम क्या बोलेंगे भाई। एक क्वेश्चन था, स्टबल स्प्राउट टू फॉर्म नेक्स्ट न्यू क्रॉप, है ना, जो स्टबल है जो स्प्राउट करता है धीरे धीरे और नई क्रॉप बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। और तीसरा था कि भाई ले फार्मिंग क्या होता है। तो ये तो भाई मल्चिंग का आंसर इसका क्या हो गया, मल्चिंग जो आपका सॉइल इरोजन भी बचाता है, इवोपो ट्रांसपीरेशन भी कम करेगा, और आपका क्या करेगा, रेन ड्रॉप के इम्पैक्ट को भी थोड़ा सा कम कर देगा। स्टेबल स्प्राउट जो करता है इसको हम बोलते हैं क्या, रेटून। अभी शुगर केन में देखा ना हमने कि जो रेटून होता है उसमें हमें नाइट्रोजन थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है। और ले फार्मिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या करते हैं भाई, लेग्यूम्स लगाते हैं, लेग्यूम पास्चर, है ना, लेग्यूम्स यहाँ पे लगाए जाते हैं आपकी सीरियल या क्रॉप के साथ। जो भी आपकी क्रॉप है या जो सीरियल से इसके साथ हम क्या करते हैं, लेग्यूम लगाते हैं, तो डैट इज़ नॉन एज ले फार्मिंग। ठीक है, तो ये क्या थे 2019 के क्वेश्चन थे आपके, तो ये रहे इसके आंसर यहाँ पे। चलो फिर आ जाओ आप सॉइल साइंस की तरफ बढ़ जाते हैं। ये थे आपके कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट टाइम में हमने काफ़ी क्वेश्चन देखे। अब हम बात करेंगे इकोनॉमी की, सॉरी सॉइल साइंस की। तो सॉइल साइंस में आप देखो 2018 में जैसे 5 क्वेश्चन है, 19 में आपको हो गए 7 से 8 क्वेश्चन है, 20 में थोड़ा कम किया 6, फिर 2021-22 में बहुत ज़्यादा वो नहीं किया, 4 क्वेश्चन थे। बट 2023 में सॉइल से बहुत क्वेश्चन पूछे, 9 से 10 क्वेश्चन सॉइल साइंस के पूछे गए थे। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे भी क्या है, एवरेज की अगर हम बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन आप एवरेज ले सकते हो कि सॉइल साइंस के देखने को मिल जाते हैं। बट भाई एफओ का एग्जाम है, आप यही देखोगे, अभी भी आपको जो ग्राफ दिख रहा है ना, आगे आप ग्राफ में देखोगे कुछ सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आया। मतलब आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पे एक ऐसे क्वेश्चन पूछा, फिर ऐसे पूछा, फिर इस तरीके से आया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। आप इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि भाई एक ही क्वेश्चन तो आया था पिछले साल, तो इस साल भी कम आएगा, नहीं, कोई ज़रूरी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सॉइल साइंस की बात कर रहे हैं, तो सॉइल साइंस में इस साल के वाले क्वेश्चन पहले हम जल्दी से देख लेते हैं, काफ़ी क्वेश्चन थे इस साल। तो स्टार्टिंग में है कि भाई राइजोबियम की कौन सी स्पीसीज लेंटिल के लिए यूज करी जाती है आपका। ठीक है, राइजोबियम हम लेग्यूम क्रॉप्स के साथ यूज करते हैं, पर राइजोबियम के भी अलग अलग स्ट्रेन होते हैं जो अलग अलग क्रॉप के लिए हम लोग सूटेबल मानते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को कई बार हम एग्रोनॉमी में भी पढ़ लेते हैं। तो राइजोबियम की बताओ जल्दी से, कौन सा स्ट्रेन यूज करा जाता है, विच स्ट्रेन इज यूज। चौथा एसेंशियल एलिमेंट कौन सा होता है, ऊपर से स्पेशली पल्सेज और ऑयल सीड में भी रिक्वायरमेंट होता है, मतलब एनपीके सबसे इंपॉर्टेंट आपका एनपीके होता है। उसके बाद जो चौथे नंबर पे आता है वो कौन सा एलिमेंट होगा। उसके अलावा पूछा था एक्स-C2 ग्रीन मैन्योर प्लांट, ग्रीन मैन्योरिंग से भी क्वेश्चन आया हुआ था आपका कि एक्स-C2 ग्रीन मैन्योर प्लांट आपका कौन सा होता है, इसके एग्जाम्पल पूछा था आपसे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आए थे ग्रीन मैन्योर प्लांट से। तो राइजोबियम स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है आपका राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम। आंसर कर रहे हो ना सब लोग, राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम। ठीक है, देखो मेरी स्पेलिंग के मत जाना, ठीक है, बाकी सब सही है। फोर्थ इसेंशियल एलिमेंट एनपीके के बाद सबसे इसेंशियल एलिमेंट ना होगा कैल्शियम, ना होगा मैग्नीशियम, इट विल बी सल्फर ओनली। ठीक है, अगर यहाँ पे पल्सेज और ऑयल सीड क्वेश्चन में नहीं देता फिर भी आप सल्फर ही टिक करते। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज सल्फर होता है। एक्स-C2 ग्रीन मैन्योर प्लांट, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग ऑप्शन दिए थे, जिस देखो एक्स-C2 ग्रीन मैन्योर प्लांट को हम लोग ग्रीन लीफ मैन्योरिंग भी कहते हैं, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। फॉर एग्जाम्पल शाहबबूल, ठीक है, तो शाहबबूल आपका ग्रीन लीफ मैन्योरिंग का एग्जाम्पल है, या एक्स-C2 या ग्रीन लीफ का एग्जाम्पल हो गया। तो ये आपका यहाँ पे आंसर था। आ जाओ फिर बाकी के क्वेश्चन पे।
अब कह रहे हैं कि भाई फर्टिलाइजर ट्री कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी XC2 ग्रीन मैन्यूर प्लांट का ही एग्जांपल एक है जो फर्टिलाइजर ट्री भी काउंट होता है। क्योंकि ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग क्या हुए कि ये बड़े बड़े पेड़ हैं जिनके हम पत्तियाँ तोड़ते हैं और अपने फील्ड में जाके मिक्स करते हैं। तो फर्टिलाइजर ट्री क्या हुआ। उसके बाद पूछा कि स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंडिकेटर और प्रॉपर्टीज डेट आर नीडेड टू कैरेक्टराइज सॉइल क्वालिटी। मतलब आपके कह रहे हैं कि भाई जो सॉइल क्वालिटी होती है, सॉइल क्वालिटी के अंदर हर एक चीज़ आती है, आपका पीएच EC से लेके बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जितने भी पैरामीटर है हर चीज़ आपकी सॉइल क्वालिटी के अंदर आती है, ठीक। तो हम करते हैं कि हम कुछ गिने चुने पैरामीटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं भाई सारी के सारे पैरामीटर निकालने लग जाएं तो हमारा पूरा टाइम उसी में चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट हमें पैरामीटर लगते हैं, जो हमें सॉइल क्वालिटी का आइडिया देंगे, हम उनको अलग कर लेते हैं, ठीक है। हम सिर्फ उन्हीं को निकालते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये पूछा हुआ है स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंडिकेटर जो हमें सॉइल क्वालिटी का आइडिया देंगे। और एक पूछा है कि भाई न्यूट्रन मॉइस्चर मीटर में डिटेक्टर क्या यूज किया जाता है। तो फर्टिलाइजर ट्री की बात करें तो ये होता है ग्लिसरीडिया। क्या होता है ग्लिसरीडिया, आपका फर्टिलाइजर ट्री का एग्जांपल है जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के अंदर आता है। स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंडिकेटर को हम कहते हैं मिनिमम डेटा सेट जो सॉइल क्वालिटी के निकालने में हेल्प करता है। न्यूटन प्रोब मीटर में अगर हम डिटेक्टर की बात करेंगे तो डिटेक्टर इसका सोर्स भी आपको पता होना चाहिए, आर्मीशियम एंड बेरिलियम, या फिर आपका होगा रेडियम एंड बेरिलियम, ये इसके सोर्स होते हैं। डिटेक्टर की बात करेगा तो डिटेक्टर विल बी BF3, ठीक है। न्यूटन प्रोब मीटर का ऑलरेडी मैंने पूरा वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो यहाँ पे जो आंसर था वो डिटेक्टर था, क्या, BF3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आज अभी और भी क्वेश्चन है यहाँ पे। लैंड डिग्रेडेशन की डेफिनेशन पूछी थी, मतलब आसान क्वेश्चन था, कोई भी पढ़ के समझ जाएगा कि लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था सॉइल बायोलॉजी से, इंक्लूजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंस। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि भाई जो सॉइल में पोल्यूटेंस है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके पोल्यूटेंस का ब्रेकडाउन करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं। देखो एग्रोनॉमी में थोड़ा ध्यान दिया हमने कि आपका राइस वगैरह के रिगार्डिंग थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और क्वेश्चन का लेवल जो है वो आपका मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा हुआ। सॉइल साइंस की बात करें तो चलो 2023 का थोड़ा सा अलग पेपर था, क्वेश्चन ज़्यादा थे और कुछ क्वेश्चन थोड़े से डीप भी थे। जैसे न्यूटन मॉइस्चर मीटर हम पढ़ते जरूर हैं, बट ये लोग सॉइल फिजिक्स थोड़ा सा कम पूछते हैं, बट इस बार इन्होंने बड़े अच्छे से पूछा है। तो ये ये किसका है, आपका सॉइल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसमें आपका आंसर जाएगा बायो ऑगमेंटेशन, दिस इज नॉन एज ऑगमेंटेशन, जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, ठीक है। और आपका PF वैल्यू पूछी थी हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट की, तो 4.5 होती है यहाँ पे क्या, PF वैल्यू हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट की, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो 2023 में पूछे गए थे। और आपका एक प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन पूछी थी, डेफिनेशन लिखी हुई थी प्लास्टिसिटी की, और आपका ऑप्शन में आपको प्लास्टिसिटी बस टिक करना था। फिर आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन, ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल इज नॉन एज पीडोलॉजी, है ना। स्टडी ऑफ सॉइल को हम क्या कहते हैं, पीडोलॉजी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एक पूछा गया था। तो ये 2023 में सॉइल साइंस के क्वेश्चन थे। अब 2022 में सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है। वेरिएशन देख रहे हो आप, 2023 में इतने ज़्यादा, 2022 में सिर्फ 4 क्वेश्चन थे। अब हम 2022 देखते, हम उसके पिछले देखते कि भाई पिछले 2 साल में सॉइल के क्वेश्चन कम आए, हम कम पढ़ते हैं। तो ये चीज़ नहीं है, आपको सारे सब्जेक्ट बड़े अच्छे से पढ़ने। सेंड परसेंटेज पूछा हुआ था कि सेंड में सेंड परसेंटेज कितना होता है, तो 80 से 85% के आसपास आप कह सकते हो, ठीक है। या फिर जनरली 85 से 100% तक सेंड परसेंटेज होता है सेंड के अंदर। अमाइड फर्टिलाइजर कौन सा होता है, यूरिया, अंडरलाइन, मतलब फर्टिलाइजर के रिगार्डिंग अभी आप फोकस करना, क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपका फर्टिलाइजर हो गया, आपका प्रॉब्लमेटिक सॉइल हो गया, और आपका मिनरल न्यूट्रिशन हो गया। तो यहाँ से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं इन 3 टॉपिक से। अमाइड फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल पूछा था, तो ऑब्वियसली बात है यूरिया होगा। एसिडिक सॉइल का आपका एक क्वेश्चन आया था, पूछा था इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो एसिडिक सॉइल के रिगार्डिंग गलत है। एक ऑप्शन में उन्होंने बोला था कि एसिडिक सॉइल में जो सैलिनिटी है वो 0.1% से ज़्यादा होगी, जो कि गलत था, ठीक है। जो क्या था, गलत था। क्यों, क्योंकि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैलाइन सॉइल, नॉट एसिडिक, ठीक है भाई, आ रहा है समझ में। और फिर एक ह्यूमस की इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन पूछी हुई थी। तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन थे, 2022 में पूछे गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें 2021 की क्वेश्चंस की, तो 2021 में एक पूछा था कि भाई एक्योची डिसीज किसकी वजह से होती है। एक्योची डिसीज जो होती है आपकी राइस के अंदर, किसमें, राइस में, किसकी वजह से होती है। इंडिकेटर प्लांट क्या है, बोरोन की डेफिशिएंसी का। और आपका रिक्लेमेशन हम कैसे करते हैं सोडिक सॉइल के रिगार्डिंग। ये क्वेश्चन तो 2 बार पूछा हुआ है इन्होंने, ठीक।
तो एक्यूची डिसीज होती है किसकी वजह से भाई? सल्फाइड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी, नॉट डेफिशिएंसी, किससे? टॉक्सिसिटी से होगी। बोरोन का डेफिशिएंसी सबको पता ही होना चाहिए, सनफ्लावर होता है। रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सॉइल इज जिप्सम। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए यहाँ पे 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। रॉक फॉस्फेट को हम किस टाइप के सॉइल में यूज़ करेंगे? सेलाइन सॉइल में, सोडिक सॉइल में, एसिडिक सॉइल में, न्यूट्रल सॉइल में, किस टाइप के सॉइल में हम यूज़ करेंगे? पहला क्वेश्चन तो आपका, एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। दूसरा सॉइल इरोजन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन था, है ना। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था सॉइल इरोजन के रिगार्डिंग ये याद नहीं है, बट क्वेश्चन आपका सिंपल ही था। फिर आपका एक और अंडरलाइन दिख गया आपका, जो आपका किससे पूछा है? फंक्शन एंड डेफिशिएंसी से पूछा है। कोई प्रोटीन हो गया, क्लोरोफिल हो गया और अमीनो एसिड हो गया, इनको बनाने में कौन से एलिमेंट का ज़्यादा रोल होता है? तो भाई अगर हम बात करते हैं रॉक फॉस्फेट की, तो ये आपको एसिडिक सॉइल में ज़्यादा देखने को मिलेगा। एसिडिक सॉइल में हम इसका जनरली यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में डिजोल्व नहीं करता। एसिडिक सॉइल में धीरे धीरे डिजोल्व होता है और फॉस्फोरस को रिलीज करेगा। सॉइल इरोजन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन था, ये मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर सकता क्या था। ठीक है, आई थिंक ये था कि आपका जो सीट इरोजन है उसके बाद जो है रिल इरोजन आता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन यहाँ पे शायद पूछा हुआ था। ठीक है, एग्जैक्टली रिकॉल नहीं होता, बट एक क्वेश्चन ऐसा भी कुछ पूछा हुआ है कि सीट इरोजन के बाद कौन सा इरोजन आता है, तो यहाँ पे आपका रिल इरोजन आएगा। और प्रोटीन, क्लोरोफिल, अमीनो एसिड में तो कोई डाउट ही नहीं है कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है सही आंसर चाहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे 2021 के। तो अब हम बात करेंगे 2020 के। तो जल्दी से आंसर करो भाई। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल नहीं है, ये था। दूसरा ब्लॉसम एंड रॉड, जल्दी बताओ। नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक। क्वेश्चन इस तरीके से था, देखो रॉक्स एंड मिनरल्स में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। आपको वहाँ पे रॉक्स के भी अच्छे खासे एग्जांपल्स पढ़ के जाने हैं, और जो मिनरल्स होते हैं कि भाई प्राइमरी कौन से, सेकेंडरी कौन से, इनके एग्जांपल्स भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। तो अगर हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक कौन सा नहीं था, अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे, बेसॉल्ट वगैरह सब थे उसमें, और उसमें से एक है जो आपका ग्रेनाइट, नहीं सॉरी बेसॉल्ट नहीं था, बेसॉल्ट भी आपका सेडिमेंट्री रॉक नहीं होता। सेडिमेंट्री रॉक के वहाँ पे एग्जांपल दिए थे, जैसे आपका सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, तो ये सारे आपके क्या होते हैं? ये सारे सेडिमेंट्री रॉक हैं। पर पहला ऑप्शन क्या था? ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट इज एन इग्नीशियस रॉक, नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक। ठीक। ब्लॉसम एंड रॉड किसकी वजह से होता है और कौन से आपके क्रॉप में होता है, ये भी पूछा था। ब्लॉसम एंड रॉड आपका कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से टोमेटो में देखने को मिलता है, क्योंकि कैल्शियम बनाता है सेल वॉल, और टोमेटो की जो सेल वॉल है आपकी थोड़ी सी क्या होती है, वो खराब होने लगती है, जिसकी वजह से टोमेटो खराब होने लग जाता है। तो वो आपका क्या हो गया? ब्लॉसम एंड रॉट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही आया था, कैल्शियम टोमेटो दोनों ही ऑप्शन में थे वहाँ पे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बता दो। ठीक है, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सैंड, सॉइल, सिल्ट और क्ले। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी है? क्ले की है आपका, फिर सैंड की है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना, तो सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले, फिर आपका सिल्ट है, और सबसे कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंड की। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सॉइल मॉइस्चर इज मेजर बाय, इसमें बड़े आसान आसान से ऑप्शन थे भाई। एक दिया था कि हाइग्रोमीटर क्या करता है, एक दिया था हाइड्रोमीटर करता है, एक दिया था टेंसियोमीटर करता है। ठीक है, तो टेंसियोमीटर यहाँ पे सही आंसर चला जाएगा आपका। ऐसे ही पूछा कि एल्कलाइन सॉइल कैन बी रिक्लेम्ड बाय, पिछले इसके 2021 में भी क्वेश्चन पूछा था, 2020 में भी पूछा था कि एल्कलाइन या फिर आपका सोडिक सॉइल को हम रिक्लेम करने के लिए क्या डालते हैं, तो हम डालते हैं इसमें जिप्सम। बस एक ही क्वेश्चन था जो थोड़ा इन्होंने अलग पूछ लिया कि एनामैक्स होता क्या है। ठीक है, ये जनरली क्या होता है? ये होता है आपका एनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। जनरली क्या होता है कि एनारोबिक कंडीशन में आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा, बट एक फिनोमिना है जिसमें क्या होगा कि आपका वाटर लॉग या एनारोबिक कंडीशन है जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, और इसी को हम बोलते हैं क्या? एनोमैक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये आपको नाइट्रोजन साइकिल में देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि ये प्रोसेस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इस तरीके से ऑप्शन थे। नाइट्रोजन साइकिल जो है यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन था। 2019 की बात करें, पूछा था कि इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब एक ऑप्शन में आपको दे दिया, जैसे कि मान लो आपको ऐसे दे दिया कि भाई इसमें आयरन भी है, पोटेशियम भी है, ठीक है, इसमें मैग्नीज भी है, मोलिब्डेनम भी है, बोरॉन भी है। ठीक है, ऑप्शन मैंने खुद ही बना दिए, बट इसका आंसर आप आराम से बता सकते हो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट में से कौन सा होगा। अच्छा है ना, वहाँ पे सॉइल इरोजन का और कुछ क्वेश्चन था। सीट इरोजन का यहाँ पूछा था आपका कि भाई सीट इरोजन के बाद आफ्टर सीट इरोजन कौन सा इरोजन देखने को मिलता है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट तो आपको पता है कि भाई इनमें से पोटेशियम है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, बाकी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं। सीट इरोजन के बाद क्या आता है आपका? सबसे पहले आएगा स्प्लैश, सीट इरोजन, रिल इरोजन, एंड लास्ट में आपको देखने को मिलता है कौन सा?
गली इरोजन, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस है जो वाटर इरोजन का फॉलो होता है। उसके बाद क्या पूछा है, वर्टिसोल्स का सबसे ज़्यादा एरिया इंडिया में कहाँ प्रेजेंट है। वर्टिसोल जो आपको ब्लैक सॉइल में देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा कहाँ होगा। जोन ऑफ आई वाला एलिवेशन कौन से होराइजन को हम कहते हैं। और आपका पी या हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था कि इसकी थोड़ी सा डेफिनेशन ही पूछी हुई थी, ठीक है, कि अगर वाटर सॉइल में टाइटली हेल्ड है तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका पी कहेंगे, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट कहेंगे, क्या कहेंगे। तो वर्टिसोल का सबसे ज़्यादा ऑर्डर आपका एरिया होता है महाराष्ट्र के अंदर, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे वर्टिसोल का महाराष्ट्र में है, सोडिक सॉइल का यूपी में है, सेलाइन सॉइल का गुजरात में है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए इस सब एरिया के रिगार्डिंग। जोन ऑफ एलिवेशन, आई वाले एलिवेशन हम कहते हैं बी होराइजन को, ठीक है। और आपका हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, ये तो यहाँ पे डेफिनेशन से एक पूछा हुआ था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे 2019 के क्वेश्चन थे यहाँ पे कुछ, ठीक है। और भी क्वेश्चन पूछे हुए 19 में, बहुत पूछे हुए हैं। तो देखो यहाँ पे अंडरलाइन एक और हो गया, न्यू लीफ ऑफ प्लांट्स और येलो सिम्टम एंड वीन्स रिमेन ग्रीन। कह रहे कि भाई जो नई नई लीफ है प्लांट की, वहाँ पे आपको इंटरवीनल क्लोरोसिस देखने को मिलती है, क्योंकि वीन्स क्या है, वीन्स ग्रीन की ग्रीन है बट लीफ पूरी की पूरी पीली पड़ चुकी है। वो भी कहा न्यू लीफ के अंदर किसकी डेफिशिएंसी से होगा। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर का एक एग्जाम्पल पूछा था, बैक्टीरिया कौन सा होगा। और आपका एक इंस्ट्रूमेंट पूछा था जो सॉइल स्ट्रेंथ को मेजर करता है। एक क्वेश्चन थे थोड़ा सा दे ही दे रहे हैं, क्या ना, जो थोड़ा सा हम बाहर जाके चलो इनसे पूछते हैं। तो न्यू लीफ होती है आपकी आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। सेम चीज़ अगर ओल्ड लीफ में है तो वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से होगा। दूसरा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका आता है कौन, राइजोबियम, ठीक है। इसके अलावा आने के लिए तो आपका फ्रेंकिया एक्टिनोमाइसीड्स भी आता है, और आप कह सकते हो ब्लू ग्रीन एल्गी भी आपका आता है, पर वो सब ऑप्शन में नहीं थे। तो आपका सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग में आ गया राइजोबियम। इंस्ट्रूमेंट टू यूज टू मेजर सॉइल स्ट्रेंथ है ना, एक आता है आपका पेनिट्रोमीटर, जिसको सॉइल में हम पेनिट्रेट करते हैं और सॉइल की स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रोमीटर। इट इज़ नॉन एज पेनिट्रोमीटर, ठीक है। तो ये हो गए आपके 2019 के क्वेश्चंस। तो ये रहे इनके यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं। अच्छा, वर्टिसोल्स का एरिया ध्यान देना, अभी मैंने आपको बताया कि वर्टिसोल सबसे ज़्यादा है कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। सोडिक सॉइल है आपका, वो यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा होगा, तो इसको करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे हम लोग। चलो भाई, सॉइल साइंस हो गया, अब बारी है एंटोमोलॉजी की। तो ये देखो भाई, एंटोमोलॉजी में क्या ग्राफ बना। तो इसमें आप देख सकते हो कि 2018 में जैसे एंटोमोलॉजी से ना के बराबर क्वेश्चन आया, एक ही क्वेश्चन आया सिर्फ, ठीक है। बट वही बात है, हम ऐसे नहीं देख सकते भाई पिछले साल इससे कम थे तो इस साल भी कम आएंगे, पिछले साल इससे ज़्यादा थे तो इस बार भी ज़्यादा आएंगे। इट इज़ वेरी वेरी क्या, वेरिएबल, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं यहाँ पे। अगले साल सीधा 9 क्वेश्चन उठा के पूछे एंटोमोलॉजी से, उसके बाद 6 क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे 3 क्वेश्चन ही है, फिर यहाँ पे वापस 6 क्वेश्चन आ गए। इस बार कम क्वेश्चन पूछे, इस बार एंटोमोलॉजी से थोड़ा कम क्वेश्चन आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो सकता है कि प्रिडिक्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने होंगे आपको, ठीक है। तो आज एंटोमोलॉजी के साथ शुरू करते हैं, शुरुआत 2023 में। तो पहला क्वेश्चन पूछा, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे होगा। तो आपका नेशनल रिसर्च सेंटर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है। दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा है, पेस्ट पॉपुलेशन, आपका कौन सी पेस्ट पॉपुलेशन है जहाँ पे क्रॉप डैमेज आपका क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आपका क्या होगा, अगर आप खर्चा करोगे इसको कंट्रोल करने के लिए तो आपको नुकसान ऑलरेडी हो चुका होगा। तो ये है आपका न्यू दिल्ली के अंदर, और इसका आपका आंसर क्या जाएगा, आपका जाएगा इकोनॉमिक इंजरी लेवल, ठीक है। कि आपको इकोनॉमिक इंजरी लेवल से पहले पहले ही आपको क्या करना है, कंट्रोल मेजर यूज कर लेने हैं, नहीं करोगे तो आपको इकोनॉमिक लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे 2023 से। अब 2022 की बात करते हैं। देखो अंडरलाइन कर रखे हैं, क्योंकि बेनिफिशियल इंसेक्ट से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, स्पेशली सिल्कवॉर्म और हनी बी वगैरह से। तो पूछा था एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है सिल्कवॉर्म का, ये क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा था। पूछा था एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिल्कवॉर्म का क्या होता है, जो आपका मिड गट और हाइंड गट, मिड गट एंड हाइंड गट के जंक्शन में प्रेजेंट होगा, जंक्शन जहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, ठीक है। दूसरा था कि एक डिस्ट्रक्टिव पॉलीहेड्रोसिस डिसीज होती है सिल्कवॉर्म की, उसका नाम क्या है, ठीक है। एक ही डिसीज है ये, जल्दी से नाम बताओ मुझे। तो आपका इसको हम बोलते हैं क्या, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ये होता है क्या, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। आपको ऐसा नहीं सिल्कवॉर्म में देखने को मिलेगा, बाकी इंसेक्ट में भी देखने को मिलता है, पर इन्होंने सिल्कवॉर्म का नाम लिखा था, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होता है ये, ठीक है।
डिस्ट्रक्टिव डिसीज, पॉलीहेड्रोसिस डिसीज ऑफ सिल्कवर्म। भाई यहाँ पे डिसीज का नाम है क्या, ग्रासरी डिसीज, ग्रासरी डिसीज। ठीक है, और ये ग्रासरी डिसीज किसकी वजह से होती है? इट इज़ अ वायरल डिसीज जो आपका न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, क्या बोला, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस की वजह से आपको सिल्कवर्म में देखने को मिलती है ग्रासरी डिसीज। तो ये आपका ग्रासरी यहाँ पे जो है वो सही आंसर था। तो ये 2 क्वेश्चन हुए आपके 2022 के। उसके बाद पूछा था कि जो उफ्रा डिसीज है वो किसकी वजह से होती है? आपका इंसेक्ट की वजह से, निमाटोड की वजह से होती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ऑप्शन दिया। फंगस की वजह से होती है, तो उफ्रा डिसीज आपका जो है ये आपका निमाटोड की वजह से आपको देखने को मिलती है। उफ्रा डिसीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय निमाटोड। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कौन ट्रांसमिट करता है ना? ट्रांसमिट देखो, वैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्टर से भी क्वेश्चन आता है। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल भाई कौन ट्रांसमिट करता है? ये ट्रांसमिट करता है कौन? लीफ होपर। देखो यहाँ 3 आपको अंडरलाइन तो यहीं देखने को मिल गए। जो हम कोकून होता है ना, जो सिल्क को हम कोकून बनाता है, उससे जब हम थ्रेड को निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ठीक है, और फिर रेड हेरी कैटरपिलर का भी एक क्वेश्चन था यहाँ पे। तो ये हो गया आपका निमाटोड, ये हो गया आपका लीफ होपर, इसको हम बोलते हैं रीलिंग। कोकून से थ्रेड निकालना इज रीलिंग। और रेड हेरी कैटरपिलर आपका क्या हुआ भाई? यहाँ क्वेश्चन पूछा था आपका कि कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जो आपका जून के आसपास, जून जुलाई के आसपास एकदम पीक में होता है और फीड वगैरह करता है, बट ये विंटर में हाइबरनेट करता है। विंटर में क्या करता है? ये आपका हाइबरनेट करता है, या फिर आपका एक आपका क्या करता है, विंटर में डाइपोज कंडीशन में चला जाता है। जैसा कौन सा इंसेक्ट है? तो ये आपका रेड हेरी कैटरपिलर होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपसे जो पूछे गए थे किसमें, 2022 में। तो यहाँ पे इनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आओ जल्दी से 2021 की बात कर लेते हैं। मूगा सिल्क वॉर्म को कौन से ट्री पे रियर किया जाता है? देखो अंडरलाइन वाले बहुत हैं क्योंकि बेनिफिशियल इंसेक्ट से क्वेश्चन बहुत आते हैं। और स्टेम बोरर का सिम्टम पूछा था। तो मूगा सिल्क वॉर्म, सोम है ना, सोम और स्वालू। ठीक है, सोम आप ट्री याद कर सकते हो जो मूगा सिल्क वॉर्म को जिसमें रियर किया जाता है। स्टेम बोरर की बात करें तो सिम्टम पूछा था, और सिंपल सा सिम्टम है इसका, डेड हार्ट कॉज करता है। ठीक है, स्टेम बोरर क्या करता है भाई? स्टेम के अंदर फीड करेगा और डेड हार्ट को कॉज करता है। लीफ कर्ल ऑफ चिली किसकी वजह से होता है? उसका वेक्टर क्या है? वाइट फ्लाई है। ठीक है, तो वेक्टर के रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं। अभी भी देखो अंडरलाइन मतलब बेनिफिशियल इंसेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई एफओ में आपका जो सेरिकल्चर से जिनका ग्रेजुएशन है वो भी अप्लाई करते हैं, तो आप ये भी कह सकते हो, इसलिए शायद यहाँ से थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा भी हैं। प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग सिल्क फिलामेंट्स ऑलरेडी एक बार आ चुका है कि भाई जो हम कोकून से कोकून से थ्रेड को एक्सट्रैक्ट करते हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? यूरोपियन हनी बी का नाम क्या है? ये 2 क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या? रीलिंग, जो अभी हमने देखा था। रिपीट है ये क्वेश्चन। यूरोपियन हनी बी को हम बोलते हैं क्या? आपका बोलते हैं एपिस मेलिफेरा। सबसे ज़्यादा जो हनी प्रोडक्शन करा जाता है जनरली वो आप मतलब इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा हनी प्रोडक्शन है वो एपिस मेलिफेरा का ही होता है। हनी प्रोडक्शन इसका 40 kg आपको पर कॉम के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके अलावा क्या पूछा है? सिल्क प्रोटीन का नाम पूछा हुआ है। सिल्क प्रोटीन का नाम क्या होगा? और पूछा था पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट कौन से ऑर्डर में देखने को मिलते हैं? तो भाई सिल्क प्रोटीन का नाम सिरिसिन। सिल्क प्रोटीन का नाम सिरिसिन। सिरिसिन और फिब्रोइन 2 सिल्क प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिरिसिन जो है वो ऑप्शन में दिया हुआ था। पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट आपको हेमिप्टेराज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट, जैसे कि बक्स वगैरह हो गए तो यहाँ पे आपको पियर्सिंग एंड सकिंग देखने को मिलेगा। जैपनीज इंसेफेलाइटिस ट्रांसमिटेड बाय, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया। जैपनीज इंसेफेलाइटिस का पूछा, ये जो है मॉस्क्यूटो ट्रांसमिट करेगा। और कोकोनट बीटल का नाम पूछा था, तो कोकोनट बीटल का नाम क्या हो गया? राइनोसोरस। आपका राइनोसोरस बीटल हो गया कौन? कोकोनट बीटल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो 2020 में यहाँ से पूछे गए। तो जल्दी से 2019 की बात कर लेते हैं। एंटोमोपैथोजन फंगस, आपका क्वेश्चन क्या था? ये एंटोमोपैथोजन फंगस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन था। आई थिंक ये आपका वाइट मस्कार्डिन डिसीज़ के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्वेश्चन क्या था, है ना। वाइट मस्कार्डिन डिसीज़ के रिगार्डिंग मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन था जो आपके यहाँ पे ब्यूवेरिया बेसियाना करता है। ब्यूवेरिया बेसियाना कुछ क्वेश्चन था। अच्छा, आई थिंक ये था कि एंटोमोपैथोजन ऑफ फंगस हम यूज किसके लिए करते हैं ना, तो जनरली आपका लैपिडोप्टेरा के जो लार्वीज हैं उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन था। एफिड रिस्पॉन्सिबल फॉर विच डिसीज इन टोबैको, टोबैको के अंदर एफिड कौन सी डिसीज़ फैलाने में आपका रोल प्ले करता है? हनी बी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। यहाँ पे हनी बी के रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। ठीक है, कि हनी बी में आपका यहाँ पे क्या लिखा था? एक ऑप्शन में लिखा था कि जो वर्कर बी है ये आपकी अनफर्टाइल होती है, इस टाइप से कुछ था। अनफर्टाइल होती है या फिर अनफर्टिलाइज्ड एग से बनती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो हमेशा में याद रखना है कि जो आपके फर्टाइल एग होते हैं, फर्टाइल एग से वर्कर और क्वीन बनती है,
और आपको जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उससे बनता है ड्रोन, ठीक है। बट जो हम बात करें कि आपका फर्टाइल कौन होगा, फर्टाइल सिर्फ क्वीन और ड्रोन ही होते हैं, बट ये एग की बात करेगा आपसे, ठीक है। एग के केस में अगर हम बात करें तो जो वर्कर भी है वो आपका फर्टाइल एग से बनती है, ना कि अनफर्टिलाइज्ड एग से बनती है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन जो है वो गलत था। एफिड की बात करें तो कुकम्बर मोजेक वायरस, कुकम्बर मोजेक वायरस को ये फैलाएगा टोबैको के अंदर। गुआवा में फ्रूट फ्लाई के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन था कि भाई गुआवा में फ्रूट फ्लाई का डैमेज कैसे देखने को मिल रहा है। बीटी कॉटन रेजिस्टेंस, भाई बीटी कॉटन जो होता है वो किस चीज़ के रेजिस्टेंस, वो बॉल वॉर्म के रेजिस्टेंस, आपका रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बॉल वॉर्म के अगेंस्ट, ठीक है। वाइट मस्कार्डिन डिसीज, अच्छा वाइट मस्कार्डिन यहाँ पूछा है, ठीक है। ये आपका एंटोमोपैथोजन फंगस है वाइट मस्कार्डिन डिसीज, जो डिसीज है ये। ब्यूवेरिया बेसियाना, ठीक है, क्या बोला, ब्यूवेरिया बेसियाना, तो ये आपका क्या है, एंटोमोपैथोजन फंगस। वर्ल्ड में सबसे पहला एंटोमोपैथोजन फंगस जो ढूंढा गया इट इज़ ब्यूवेरिया बेसियाना, जो वाइट मस्कार्डिन डिसीज कोज करेगा। सिल्कवॉर्म में भी ये डिसीज ये कोज करता है। शुगर केन सूट प्लांट आपको कौन से पार्ट में देखने को मिलता है, इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी बताओ कौन सा ट्रैप है जो आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं मेल इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए या मेल इंसेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो कौन सा ट्रैप होता है वो, दिस ट्रैप इज नोन एज फेरोमोन ट्रैप, इसी को हम बोलते हैं क्या, फेरोमोन ट्रैप। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपसे 2019 में एंटोमोलॉजी में पूछे गए थे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि भाई जो सिल्क वर्म साल भर में एक ही बार ब्रीड करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूनिवोलेटाइल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी वाइट मस्कार्डिन किस में आपको देखने को मिलते हैं, तो सिल्क वर्म में आपको ये डिसीज देखने को मिलती है। तो अंडरलाइन वाले यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे जो हैं देखने को मिले हैं, ठीक है। तो अगर फिर भाई आपका 2018 में बस एक ही क्वेश्चन आया था, आई थिंक स्टेम बोर के रिगार्डिंग इसके सिम्टम पूछा था कि डेड हार्ट जो है कोच करता है, ठीक है। कुछ स्टेम बोर के रिगार्डिंग 2018 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलो जल्दी से प्लांट ब्रीडिंग और कंप्लीट कर लेते हैं आज, और फिर हमारा क्या हो गया, ये चार सब्जेक्ट का एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से ट्रेंड है और किस टाइप के क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछे जा रहे हैं। देखो प्लांट ब्रीडिंग की अगर हम बात करें ना, इस साल का चलो ग्राफ जो है ना थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो चलो यहाँ पे 2018 में एक है, 19 4 से 5 है ना, आपको इसके लगभग 4 क्वेश्चन के आसपास ऑनलाइन एवरेज देखने को मिल रहे हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन ब्रीडिंग के आ रहे हैं, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ ब्रीडिंग के नहीं है। इस साल का ग्राफ भी हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। आपसे 3 से 4 के आसपास इसका ग्राफ आप चाहो तो कर सकते हो, है ना, क्योंकि हम सीड टेक्नोलॉजी वगैरह प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह सब इंक्लूड कर दें तो आपका ग्राफ जो है वो फिर एकदम 2 क्वेश्चन पे नहीं जाएगा, 3-4 क्वेश्चन के आसपास चला जाएगा। बट ऑन एन एवरेज प्लांट ब्रीडिंग में आपको लगभग कितने 4 से 5 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं। 2023 की जैसे हम बात करें, यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान देना, जो भी अंडरलाइन है, मतलब यहाँ टर्मिनोलॉजीज के रिगार्डिंग ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, जैसे चेंजिंग द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन विदाउट अल्टरिंग द एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग देखो अमीनो एसिड हमेशा बनाते हैं प्रोटीन, अमीनो एसिड क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े होते हैं और ये बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है, मान लो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। अगर हम अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो है चेंज कर दें, कि हम 2 पहले ले आएँ, 1 हम बाद में कर दें और बाकी ऐसी रहे, अगर हम अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज कर दें और फिर भी सेम प्रोटीन बन जाए, ठीक है, तो उसको हम कौन सा म्यूटेशन कहते हैं, तो दैट इज नोन एज साइलेंट म्यूटेशन, इसी को साइलेंट म्यूटेशन कहा जाता है। क्योंकि भाई इससे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो प्रोटीन पहले बन रहा था वही प्रोटीन अभी भी बनेगा। फिर कह रहे कि माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट कैरी आउट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे ग्रेडियंट बनता है, जिससे आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस चलता है, ठीक है। पढ़ना ये एक बार आप फिजियोलॉजी के अंदर। मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस पूछा था पर मिलेट हाइब्रिड का सर्टिफाइड सीड से, देखो आइसोलेशन डिस्टेंस भी यहाँ पे इन्होंने कई जगह पूछा हुआ है। उसके अलावा क्या पूछा है, एपिजियल जर्मिनेशन किस में होगा, तो अलग अलग ऑप्शन थे, जैसे सोयाबीन वगैरह हो गया, ठीक है, सोयाबीन वगैरह हो गए। तो एक होता है एपिजियल, एपिजियल में क्या होता है, आपका जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सॉइल के बाहर आ जाते हैं, और जो हाइपोजियल होता है उसमें कॉटिलिडन्स सॉइल के अंदर ही रहते हैं। तो सोयाबीन में जैसे एपिजियल हमें देखने को मिलता है। फोटोब्लास्टिक सीड क्या होता है, जो आपका जिसमें आपको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जिन सीड्स को जर्मिनेशन के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, दीज आर नोन एज फोटोब्लास्टिक सीड। अच्छा, आपका ये पर मिनट में आपका कितना है, 200 मीटर के आसपास आपका कितना होगा उसका सर्टिफाइड सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस 200 मीटर है वहाँ पे आपका होगा, ठीक है। तो ये 2023 के यहाँ पे क्वेश्चन थे। आओ जल्दी से 2022 के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे भी क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज के रिगार्डिंग थोड़ा ब्रीडिंग में ज़्यादा पूछा हुआ है।
वेरिएशन ड्राइव फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ द सेल और टिश्यू कल्चर। कह रहा है कि भाई जब टिश्यू कल्चर में वेरिएशन आता है तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि रिमूवल ऑफ स्टेमन और एंथर, अगर हम प्लांट से स्टेमन या एंथर्स को हटा दें, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो इसको तो हम कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन, सोमा क्लोनल वेरिएशन हम कहते हैं, जो आपका टिश्यू कल्चर की वजह से आएगा। और इसको तो भाई बच्चे को पता होना चाहिए कि इमैस्कुलेशन कहा जाता है, जब मेल फ्लावर्स को या मेल पार्ट को प्लांट से रिमूव कर देते हैं, दैट इज नोन एज इमैस्कुलेशन। एक और टर्म के रिगार्डिंग पूछा है कि भाई क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट पेयर ऑफ एलील को हम क्या कहते हैं। तो इसको हम जनरली डाई हाइब्रिड कहते हैं, जब टू डिफरेंट पेयर ऑफ एलील्स को क्या किया जाता है, क्रॉस किया जाता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग ऑप्शन दिए थे, एक ऑप्शन था जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग था और वही उसमें गलत था। तो 2022 के आपके कुछ क्वेश्चन थे। 2021 की अगर हम बात करें तो देखो 2021 में जो पहला क्वेश्चन था वो यही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। सेल के अंदर जीन ट्रांसफर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कई बार क्या करते हैं कि सेल में एक माइक्रो इंजेक्शन होता है, सेल में इंजेक्शन के थ्रू डीएनए डाल देते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ गोल्ड के जैसे पार्टिकल है, टंगस्टन के पार्टिकल है, इनमें डीएनए की कोटिंग करते हैं और सेल के ऊपर बॉम्बार्ड करते हैं, सेल के ऊपर मारते हैं इनको। तो ये भी आपका कई बार सेल के अंदर क्या करते हैं, डीएनए ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इसी तरीके से कई सारे ऑप्शन दिए थे, एक ऑप्शन था जो इसमें आपका थोड़ा सा अलग था, जो इसका पार्ट नहीं है। फिर पूछता है कि मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स सनलाइट, जो आपके प्लांट है वो सनलाइट की तरफ उसकी ग्रोथ होने लग जाए तो उसको हम क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे फिर से आइसोलेशन डिस्टेंस पूछा, इस पर ओखरा का पूछा, सर्टिफाइड सीड का कितना होगा, ठीक है। तो जीन ट्रांसफर के रिगार्डिंग ऑप्शन क्या नहीं था, आई थिंक इसमें आपको देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया था उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। प्लांट का मूवमेंट सनलाइट की तरफ, इसको हम बोलते हैं क्या, फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म, फोटो मीन सनलाइट, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट। आइसोलेशन डिस्टेंस आपको यहाँ पे भी 200 मीटर ही देखने को मिलेगा। प्लांट प्रोपेगेटेड बाय स्मॉल टिश्यू, अगर हम थोड़े से टिश्यू से पूरा का पूरा प्लांट बना देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, जल्दी बताओ उसको हम क्या कहते हैं। और कह रहा है कुछ एक क्वेश्चन और था कि इनमें से कौन सा पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में काम नहीं आता, ठीक है, तो जल्दी से बताओ। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे कुछ आए थे। चलो, तो आपका यहाँ पे पहले वाले का आपका आंसर हाँ टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर भी ऑप्शन में था। टिश्यू कल्चर आपका ऐसा नहीं है जिसमें हम इस तरीके से क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। फोटोट्रोपिज्म की बात होगी 200, अच्छा इसमें आपका क्या हो गया, माइक्रो प्रोपोगेशन आ गया। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या हुआ, माइक्रो प्रोपोगेशन मतलब सिंगल सेल या फिर हम सिर्फ टिश्यू की वजह से पूरा प्लांट बना देंगे, दैट इज नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन। और ये कैपेबिलिटी कि एक सिंगल सेल आपका पूरा प्लांट जनरेट कर सकता है, इस कैपेबिलिटी को हम लोग टोटीपोटेंसी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि कौन सा पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन इस तरीके से ऑप्शन में था। तो कैरोटीन ऑब्वियस सी बात है जो आपका फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट मेजर पिगमेंट नहीं है फोटोसिंथेसिस का, ठीक। 2020 की जल्दी से बात कर लेते हैं। 2020 में देखो एक पूछा है कि केमिकल विच इज यूज्ड इन पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी में कौन सा केमिकल यूज होता है, और ब्रीडर सीड की प्रोजेनी आपसे यहाँ पूछी गई थी। तो भाई पॉलीप्लॉइडी के लिए यूज किया जाता है कॉल्चिचिन, और ब्रीडर सीड में आपका प्रोजेनी ब्रीडर सीड की क्या होती है भाई, फाउंडेशन सीड होती है आपका ब्रीडर सीड की प्रोजेनी। चलो भाई बताओ, ये भी देखो वापस से टर्म के रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन और हैं। सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर बोथ द पेरेंट, मतलब कहना क्या चाह रहा है कि भाई पेरेंट से बनता है ऑफ स्प्रिंग, ये 2 पेरेंट्स हैं, इनसे बनता है ऑफ स्प्रिंग। तो कह रहे हैं कि जो ऑफ स्प्रिंग बना ये अपने जो पेरेंट्स है इनसे सुपीरियर होगा, इसकी जो क्वालिटी अपने पेरेंट्स से अच्छी होगी, तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे। फिर कह रहे हैं कि स्क्रैचिंग, रबिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ सीड कोट। कई बार क्या होता है कि जो सीड कोट है वो हार्ड होता है, सीड कोट हार्ड होने की वजह से एम्ब्रियो जर्मिनेट नहीं कर पाता, तो उसके लिए हम सीड को क्या करते हैं, रब करते हैं, थोड़ा सा लूज करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक टर्म पूछा हुआ है। पैरेलल और नॉन पैरेलल डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं हेलिक्स में, वो कौन से बॉन्ड से आपस में ज्वाइन होते हैं। तो सुपेरिटी वाले को हम कहते हैं हिट्रोसिस, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलते हैं स्कैरिफिकेशन, है ना। स्कैरिफिकेशन ये काम हम करते हैं। देखो एक टर्म और होता है स्ट्रेटिफिकेशन, ये भी आप सबको पता होगा। स्ट्रेटिफिकेशन के केस में सीड कोट तो आपको नॉर्मल होता है, बट यहाँ पे एम्ब्रियो जो होता है वो उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही होती, या एम्ब्रियो में कुछ दिक्कत होती है जिस वजह से वो जर्मिनेट नहीं कर रहा होता। तो हम क्या करते हैं, इसको हम फेवरेबल कंडीशन के लिए कोल्ड टेम्परेचर देते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर में चेंजेस लाते हैं जिससे एम्ब्रियो फाइनली जर्मिनेट कर जाता है, दैट इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। फिर आपका पैरेलल और नॉन पैरेलल बॉन्ड डीएनए में वही किसकी वजह से बाउंड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बाउंड होते हैं। आपको जेनेटिक्स भी थोड़ा पढ़ के जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2020 के ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कॉल्चिचिन, फाउंडेशन इन हेट्रोसिस, स्कैरिफिकेशन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे आंसर हो गया। तो 2019 की जल्दी से देखते हैं।
आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर फाउंडेशन सीट इन ओक्रा। आइसोलेशन डिस्टेंस से एक और क्वेश्चन आ गया। ब्लू कलर टैग आपको किस में देखने को मिलता है? ठीक है, जल्दी से बताओ, सीट टेक्नोलॉजी से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। फिर मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज आपसे वीट का भी पूछ लिया है। ठीक है, उसके अलावा पूछ रहे मेटिंग ऑफ वाइडर डिग्री रिलेशन नॉट क्लोजर वन एंड रिजल्ट इन यूनिफॉर्मिटी। कह रहा है कि भाई वाइडर डिग्री आपका यहाँ पे रिलेशन है, ऐसा नहीं कि एकदम बहुत क्लोज आपके जुड़े हुए थे आप आसपास में। ठीक है, बहुत क्लोज रिलेटिव थे, उनका यहाँ पे क्रॉस नहीं कराया गया, वाइडर डिग्री था। इसको हम बोलते हैं कि लाइन ब्रीडिंग। दिस इज नॉन एज क्या? दिस इज नॉन एज लाइन ब्रीडिंग। ब्लू कलर टैग किसका आता है आपको? जल्दी से मुझे बताओ, ब्लू कलर टैग किसका आएगा? ये 400 मीटर हो गया, ये सर्टिफाइड सीट हो गया आपका, और ये आपका 85% हो गया। ठीक है, तो आपका 400 मीटर के आसपास होगा फाउंडेशन सीट के लिए। इससे पहले सर्टिफाइड सीट का पूछा था 200 मीटर, फाउंडेशन सीट 400 मीटर। ब्लू कलर टैग आपका ऑब्वियसली सर्टिफाइड सीट का होता है, और मिनिमम जर्मिनेशन परसेंट आपका 85% है, और लास्ट में आपका लाइन ब्रीडिंग आ गया। ठीक है, तो ये आपके आज के लिए 4 थे। क्या क्या? एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, आपका एंटोमोलॉजी एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो ये 4 सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी के सब्जेक्ट बचे, हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, तो जितने भी आपका फार्म पावर हो गया, स्कीम्स वगैरह हो गया, तो उन सारे का भी हम लोग एक बार ट्रेंड देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरीके से अब ट्रेंड चेंज होने लगा है। जैसे हम फिशरीज की हम बात करेंगे तो भाई 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, अब अचानक ये 4 और 5 क्वेश्चन फिशरीज से भी आने लग गए। ठीक है, तो यही है यार, सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाना। तो आज के लिए था कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या थोड़ा आपको ज़्यादा फोकस रखना है। जो अंडरलाइन थे उनको एक बार वापस देखना, वो आपके अंडरलाइन इसलिए किए थे कि वो आपके कॉमन हो रहे थे, जिस टॉपिक से क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी आज की वीडियो के लिए। बाकी हम लोग सेकंड पार्ट में मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स के जो ट्रेंड्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।